हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो आप लोग का जो मैं लेके आया हूँ वो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 है बिहार एसआई के लिए फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आप पीसीएस मेकर से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप जुड़ जाइए, क्योंकि ये फ्रेंड्स आपका देखिए ये टेस्ट नंबर आपका 2 है। ये पेड नहीं, बिल्कुल भी फ्री है टेस्ट। जो अभी आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है बिहार एसआई का, ये देखिए फ्रेंड्स 50 प्रश्न इसी से आएंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स आप एक बार विश्वास करके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको 450 प्लस आपके इसी 12 आपका फ्रेंड्स 12 टेस्ट लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी तक फर्स्ट टेस्ट नहीं दिए होंगे तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, उससे जाके आप उसे जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज हमारा है मॉडल टेस्ट सेट नंबर 2 और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और फ्रेंड्स हाँ, आप कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पर फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, खुद आपको गेस हो जाएगा कि ये किस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किस में अंकित किया जाता है। तो 1 का देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक रुमिनदेह स्तंभ में किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा मैं वो बताऊंगा क्यों, क्योंकि देखिए अशोक के रुमिनदेह जो लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राजाभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गए थे, इसीलिए इनका जो जन्म स्थान का जो अंकित है वो इसमें वर्णित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर। देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 2 का सी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान क्या है। तो क्या है इनका योगदान देखिएगा, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और रान्ना का संरक्षण तथा कैलाश मंदिर का निर्माण है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर, याद रखिए किसने, तो एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया था, जिसे वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है। तो किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा कृष्ण प्रथम। याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कुतुब मीनार मतलब जो है वो किसने पूरा किया था, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी नींव रखी थी, लेकिन इसके जो निर्माण जो पूरा किया था वो किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग का लेवल तो आप लोग देख ही रहेंगे कि बिहार एसआई लेवल का है या नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर ये टेस्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत है। तो इसमें देखिए कौन सा मुगल बादशाह किससे संबंधित नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है आपका राणा सांगा, ये बाबर सही है। ठीक है, आगे देखिएगा जुझार सिंह शाहजहाँ, ये सही है। जसवंत सिंह औरंगजेब, ये सही। पृथ्वीराज चौहान ये अकबर, ये आपका गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी का शासक था। ठीक है, जिसने मोहम्मद गौरी से तराइन के मैदान में 2 युद्ध लड़े थे, जबकि अकबर 16वीं शताब्दी के मुगल बादशाह हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। तो 6 का डी इज द राइट आंसर, राजा जयसिंह को। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा था। ठीक है, और शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य जो पुरंदर की संधि हुई थी, याद रखिएगा शिवाजी और जयसिंह के मध्य जो पुरंदर की संधि हुई थी कब हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 11 जून 1665 यानी कि 1665 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैथ से रिलेटेड है। तो देखिएगा आप इसे बनाइएगा, मैं पीडीएफ फॉर्म में लास्ट में आपको अपलोड कर दूंगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे।
तो 8 का डी इज द राइट आंसर ज्योतिबा फूले थे। तो याद रखिएगा कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक स्थापना पहले याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1873 में हुआ था। इसकी स्थापना में ज्योतिबा फूले ने की थी। याद रखिएगा ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि सिखों के पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था। तो 9 का सी इज द राइट आंसर गुरु अर्जुन देव ने। तो आदि ग्रंथ का संकलन तथा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का जो नींव रखने का जो श्रेय सिखों के, याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव। ये सिखों के कैमे गुरु है, तो सिखों के 5वें गुरु हैं कौन, तो गुरु अर्जुन देव है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि ब्रिटिश काल में बागान मालिकों पर अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नीलदर्पण किसने लिखा। तो 10 का सी इज द राइट आंसर दीनबंधु मित्र ने लिखा था इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो 11 का डी इज द राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में, याद रखिएगा कि 1790 ईस्वी पर 10वीं वार्षिक लगान व्यवस्था लागू करने की और घोषणा की थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो 12 का सी इज द राइट आंसर ड्यूक ऑफ कैंटॉट के द्वारा शुरू किया गया था। तो नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ड्यूक ऑफ कैंटॉट द्वारा आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो 13 का ए इज़ द राइट आंसर टर्की का खलीफा। तो याद रखिएगा कि मुस्लिम वर्ग तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। ठीक है ना, और प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था। तो 14 का ए इज़ द राइट आंसर अस्पृश्यता का आंदोलन किया था। तो महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। गांधी जी अस्पृश्यता को मान्यता के लिए अपराध मानते थे, तो इसीलिए इनका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। तो 15 का सी इज़ द राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि गांधी जी का दांडी मार्च जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है। तो 16 का डी इज़ द राइट आंसर कामगार का। तो याद रखिएगा कि समाजवाद जो मूलतः है वो कामगार का आंदोलन है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि मार्को पोलो किस लिए विख्यात है। तो मार्को पोलो जो विख्यात है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए मार्को पोलो विख्यात है। ठीक है, इटलियन यात्री जो मार्को पोलन जो है इटलियन यात्री थे जो चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 18 का ए इज़ द राइट आंसर प्रस्तावना में। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। ठीक है, और प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्षण तथा दर्शन प्रकट उसमें होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संघवाद निकट है। तो किससे है। तो 19 का सी इज़ द राइट आंसर कनाडा से। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा के संघीय प्रणाली को अपनाया था। तो ये याद रखिएगा किसे नहीं अपनाया था। तो अमेरिका या स्विट्जरलैंड को नहीं अपना के वह संघीय प्रणाली किसका अपनाया था। तो कनाडा का अपनाया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से तत्व आवश्यक है। तो 20 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, उपयुक्त में से सभी ये
ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 21 का बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 32 को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4 में कहा गया है। ठीक है, तो कहा गया कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से 36 से 51 में वर्णित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 एंग्लो इंडियन को। तो संविधान के अनुच्छेद 331, याद रखिएगा, अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा के उस समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है कि आप एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं। तो एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जो, मान लीजिए कोई अगर विदेशी है, कोई विदेश से भारत आया और यहाँ पे इंडियंस वोमेन से कोई गर्ल से शादी किया, ठीक, और शादी करने के बाद मतलब जो इंडियन जो वोमेन का जो चाइल्ड होगा अगर वो यहाँ का होगा तो उसके लिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाह के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। तो 24 का ए इज द राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाह के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स ये टेस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो 25 का बी इज द राइट आंसर, 6 महीना के लिए। तो अनुच्छेद 123 याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र नहीं रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल कानून की आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो 26 का ए इज द राइट आंसर, स्थगन प्रस्ताव। तो किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत जन महत्व को अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा होती है उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो 27 का ए इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वे इस पद पर, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक यहाँ पे रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, आपका सबसे पहले 28 का देखिए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन को देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपका लोकसभा सदस्य, तो लोकसभा सदस्य जो है वह वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। आगे है आपका राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो है वह निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संसद के द्वारा निर्वाचित होता है और अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो है वह लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। तो आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। तो 29 का बी इज द राइट आंसर, 2 वर्ष की होती है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह
या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है हो या तो संत हो या पशु। किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दलीय राज्य में। तो एक दलीय शासन व्यवस्था में यदि शासक उत्तरदायी नहीं है तो स्वेच्छाचारी शासन प्रारंभ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। तो असम राज्य की सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श नहीं होती है। लेकिन कौन कौन सा राज्य है जो म्यांमार से स्पर्श होती है, टच होती है? तो देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, और मिजोरम की सीमा क्या होती है कि म्यांमार से टच होती है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि अनाईमुडी शिखर यहाँ स्थित है। तो 33 का ए इज द राइट आंसर, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 34 का डी इज द राइट आंसर, गोदावरी नदी। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई याद रखिएगा 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर की देखिए फ्रेंड्स 72, 108 तथा 180 का मौसा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको मैं अगर एचसीएफ आता है तो अच्छी बात है, इसका एचसीएफ निकाल के आप बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 72 का आप एचसीएफ निकालिए, इसका पहले क्या कीजिए, इसका एचसीएफ निकालिए, 108 का एचसीएफ निकालिए और इसका निकालिए। सब में तीनों में से जो कॉमन है उसको मैच करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको लास्ट में अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि कांडला पर्तन कहाँ पर स्थित है? तो 36 का ए इज द राइट आंसर, कच्छ की खाड़ी में। तो कांडला पर्तन गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो 37 का ए इज द राइट आंसर, पृथ्वी और सूर्य के बीच। तो एक खगोलीय एकक दूरी की लंबाई जो है वह जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 38 का बी इज द राइट आंसर, मौसम विज्ञान। तो वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। तो 39 का डी इज द राइट आंसर, समताप रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो समताप रेखाएं क्या होती है? तो एक समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो समताप रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि विभ्रंश घाटी बनती है। तो 40 का बी इज द राइट आंसर, दो भ्रंशों के बीच बनती है। तो विभ्रंश या रिफ्ट घाटी एक मरुस्थल है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंश के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। तो 41 का डी इज द राइट आंसर, प्रेयरी। तो याद रखिएगा कि विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास मैदान है जो प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं। मतलब क्या, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास जो है प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सबसे पहले आपका प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका हो गया। नेक्स्ट है आपका पंपास, मैं बता दे रहा हूँ, पंपास जो है दक्षिणी अमेरिका। आगे हमारा एस्टेपी जो है मध्य एशिया। उसके बाद आपका है फ्रेंड्स डाउन, ये डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 42 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 का बी इज द राइट आंसर, ब्राज़ील है। तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि सुंडा ट्रेंच कहाँ है? तो 43 का ए इज द राइट आंसर, हिंद महासागर में। तो जो सुंडा जो ट्रेंच है वो कहाँ पे है? तो हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि साबुन के बुलबुले में पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है?
तो 44 का सी इज द राइट आंसर व्यतिकरण। तो साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगीन दिखाई देने के पीछे प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत है। ठीक है, और जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती है तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतह की किरणें परिवर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती है, इसलिए यह प्रतीत ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। तो 45 का सी इज द राइट आंसर अवतल लेंस का प्रयोग करके। तो याद रखिएगा कि जब निकट दृष्टि दोष तथा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखे तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो 46 का सी इज द राइट आंसर गामा किरणें में। तो गामा किरणें में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 47 का ए इज द राइट आंसर न्यूटन के तृतीय नियम पर। तो रॉकेट जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। तो तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से क्या हो गया कि जैसे में जेट विमान जो भी है वो क्या करता है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न सृजन किया जा सकता है न विनाश। तो 48 का सी इज द राइट आंसर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो 49 का सी इज द राइट आंसर कॉपर। तो त्वरित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है, और ये प्रयुक्त धातु कौन सा है, तो याद रखिएगा कॉपर है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो 50 का बी इज द राइट आंसर एरर होता है। तो कंप्यूटर तकनीकी में बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में एक कोडिंग एरर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मैथ्स का है, तो प्लीज़ आप एक बार रीड कर लीजिए, इसको आप बनाइएगा। ठीक है, 51 52 भी आपका मैथ्स का मैं पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। 53 भी मैथ्स का है और नेक्स्ट है आपका 54। तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिएगा 54 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइक्रोम है। तो बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्रतागाही वस्तु वह होती है जो तत्काल अवशोषित कर लेता है। तो 55 का डी इज द राइट आंसर जल वाष्प को कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। तो 56 का ए इज द राइट आंसर आर्सेनिक है। तो याद रखिएगा कि यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर पाया जाता है। ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र तथा अनेक खनिजों जलों में यह मिश्रित रहता है। जल के अत्यधिक प्रदूषण के लिए आर्सेनिक उत्तरदायी होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो 57 का बी इज द राइट आंसर हेनरी बैकरल ने। तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी और किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सब क्या किरणें निकलने से घटना रेडियोधर्मिता कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। तो 58 का सी इज द राइट आंसर केरेटिन। तो याद रखिएगा केरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है और यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 59 का सी इज द राइट आंसर यकृत।
तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक जो अंग है वह यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको हम लोग लीवर कहते हैं। ये सबसे बड़ा अंग है और यह शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। याद रखिएगा, शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है जिसकी जो लंबाई है 15 से याद रखिएगा 22 सेंटीमीटर ये लंबी है। और इसका भार आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि लीवर का वेट कितना होता है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि लीवर का वेट कितना होता है, लीवर कितने ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो 60 का ए इज़ द राइट आंसर, कोबाल्ट। तो विटामिन B12 कोबालमीन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? तो 61 का बी इज़ द राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड की। तो निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की हानि होती है। और इसकी पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घर में आप नहीं देखते ORS का घोल द्वारा की जा सकती है। मतलब कि अगर NaCl की कमी होती है तो हम लोग ORS का घोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर कि पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्यों? 62 का बी इज़ द राइट आंसर, मध्यपट डायाफ्राम के कारण होता है। तो पक्षी और चमगादड़ दोनों अच्छी तरह से उड़ते हैं में सक्षम, मतलब उड़ने में सक्षम होते हैं। चमगादड़ में मध्यपट यानी कि डायफ्राम उपस्थित होता है, जबकि पक्षियों में डायफ्राम के स्थान पर वायुकोष पाए जाते हैं। याद रखिएगा, डायफ्राम के स्थान पे क्या पाए जाते हैं? तो वायुकोष पाए जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि उंगली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो उंगली लेखन का मतलब हो गया फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उंगली छाप। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि उंगली लेखन विज्ञान को सामान्यतः उंगली छाप यानी कि फिंगर प्रिंटिंग नाम से जाना जाता है। इसकी प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए इसकी प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थित है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? तो 64 का बी इज़ द राइट आंसर, केचुआ को। तो केचुआ को हम लोग क्या कहते हैं? तो किसान मित्र के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंध को क्या कहते हैं? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एपी कल्चर। तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंध को एपी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो 66 का ए इज़ द राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर कि आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल, तो कितना परसेंट होती है? तो 67 का बी इज़ द राइट आंसर, 1% होती है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्राप्त ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है, जिसमें से केवल 1% से 3% पादपों द्वारा प्रयुक्त होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो 68 का सी इज़ द राइट आंसर, जैट्रोफा। तो जैव ईंधन जो है वो जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है? तो 69 का डी इज़ द राइट आंसर, प्रचलन में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स देखिए, ये 70 नंबर भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए मैं इंक्लूड कर दूंगा। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कि बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं? तो 71 का डी इज़ द राइट आंसर, पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार। तो बाजारों का जो अत्यंतिक स्वरूप जो है वो पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार है। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक है? तो 72 का बी इज़ द राइट आंसर, उद्यमकर्ता। तो याद रखिएगा कि उत्पादन का एक कारक क्या है? तो उद्यमकर्ता है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि उत्पादन फलन संबंध दिखाता है। तो 73 का ए इज़ द राइट आंसर, आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच दिखाता है, ठीक है। तो किसी फर्म, उद्योग या समूची अर्थव्यवस्था को उत्पादन या निवेश के बीच संबंध दिखाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक
उधार नियंत्रण तकनीक नहीं है। तो 74 का डी इज द राइट आंसर, बचत जमा खाते पर ब्याज दर में वृद्धि। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिकी नीति के कारक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बचत जमा एवं ब्याज दर में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर कि धर्म परंपराओं में सत्य, चित्त, आनंद और निर्माण विषय पर इंडिया फाउंडेशन सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा कहाँ 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तो 75 का सी इज द राइट आंसर, राजगीर में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 नंबर कि 1 जुलाई 2017 से शुरुआत होने वाले जीएसटी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो पहले ये क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को हम लोग जीएसटी मतलब हमारे देश में लागू हुआ था, ठीक है। और देखें यहाँ पे तो 76 में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या कि इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इसमें से कौन सा एक कथन सही है। तो इसमें सभी कथन सही है। पहला कथन देखिए क्या है कि जीएसटी की दरों तथा इसके नियमों को निर्धारण के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया, ये सही है। प्राप्त राजस्व का बंटवारा में केंद्र एवं राज्य को आधा आधा मिले, ये भी सही है। जीएसटी लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम निर्मित हुआ था। तो याद रखिएगा, जीएसटी जब लागू हुआ था तो कैमा संविधान संशोधन के तहत 101वां संविधान संशोधन के तहत। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि जीएसटी लागू करने वाले सबसे पहला देश कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस एक को संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रदीप कुमार जोशी को। तो संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया प्रदीप कुमार जोशी को, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप कुमार जोशी। तो याद रखिएगा 7 अगस्त 2020 को अरविंद सक्सेना की जगह प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 नंबर कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच हाल ही में किस देश द्वारा सैन्य उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया गया। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। तो याद रखिएगा कि इस उपग्रह का नाम जो नूर है वो ईरानी सेना ने रखा है, जिसका अर्थ है रोशनी। यह उपग्रह सफलतापूर्वक पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बर्लिन स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 23 जनवरी 2020 को जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 79 का डी इज द राइट आंसर, डेनमार्क व न्यूजीलैंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई। तो 80 का बी इज द राइट आंसर, चित्रकार के रूप में। तो अमृता शेरगिल ने चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध पाई। इन्होंने भारतीय कला को आधुनिकता की ओर मोड़ देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर। देखिए फ्रेंड्स कि जुलाई 2019 में विश्व बैंक द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ग में रखा गया है। तो 81 का बी इज द राइट आंसर, निचली मध्य आय अर्थव्यवस्था में रखा गया था। फ्रेंड्स देखिएगा 2019 से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है ना, करेंट अफेयर का। तो प्लीज एक बार इसको भी कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो 82 का ए इज द राइट आंसर, मणिपुरी। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और छाऊ पुरुषों का लोक नृत्य है जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में प्रचलित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर कि हाल ही में किस मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 83 का बी इज द राइट आंसर, नवीन पटनायक। ये उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, उन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना प्रारंभ की। तो 84 का सी इज द राइट आंसर, कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक ने प्रारंभ में इस योजना के तहत राज्य के नागरिकों विभिन्न सरकारी सेवाओं को होम डिलीवरी पा सकेंगे, इसलिए इस योजना को क्या किया, इन्होंने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। तो 85 का सी इज द राइट आंसर, सत्यमेव जयते। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया, पहला क्वेश्चन। और इसके नीचे की पट्टी में मंडोओपनिकस का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरिक लिपि के संस्कृत भाषा में लिखी गई है और भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 में कोई से राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 कौन बना। तो 86 का ए इज द राइट आंसर, रानी रामपाल बनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। तो 87 का डी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर कि ITGZ का पूरा नाम है। तो देखिएगा क्या है इसका पूरा नाम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है इसका पूर्ण नाम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 89 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 89 का बी इज द राइट आंसर, न्यूयॉर्क है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पहले याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था, UNO की स्थापना हुआ था। ठीक है, और 24 अक्टूबर को हम लोग UNO दिवस भी हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मानवाधिकार आयोग के अध्यादेशों का कार्यकाल होगा। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यभार के अक्टूबर 2019 में संभाला है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में अक्टूबर 2019 में कार्य संभाला है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये अभी भी बने हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो 92 का सी इज द राइट आंसर, हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्षेत्र में एक शीर्ष राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र भी इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत से पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति के लिए तेल पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसका उद्घाटन सितंबर 2019 में हुआ है। तो 93 का बी इज द राइट आंसर, नेपाल। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सितंबर 2019 में बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन दक्षिण एशिया का पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन की शुरुआत की गई है। तो याद रखिए दक्षिण भारत की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 94 नंबर कि निम्न में से कितने रेलवे जोन ने महिलाओं के लिए पिंक कोच की शुरुआत 28 जुलाई 2019 को किया। तो 94 का सी इज द राइट आंसर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। तो याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने महिलाओं के लिए पिंक कोच की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर कि सेबी के वर्तमान चेयरमैन कौन है और इन्हें हाल ही में सरकार ने 18 महीनों का सेवा विस्तृत प्रदान किया है। तो 95 का बी इज द राइट आंसर, अजय त्यागी को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स सेबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट का विनियमन संस्था है ये। ठीक है, और सेबी की जो स्थापना हुआ था याद रखिए मुंबई में वर्ष 1988 यानी कि 1988 में मुंबई में किया गया था, तथा 1992 में इसे वैश्विक संस्था का दर्जा दिया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था। तो 96 का ए इज द राइट आंसर, विलियम गॉन्ड ने। तो हरित क्रांति शब्द जो है वो विलियम गॉन्ड ने गढ़ा था। तो हरित क्रांति शब्द सबसे पहले याद रखें 1968 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के निर्देशक विलियम गॉन्ड द्वारा प्रयोग में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 नंबर। तो फ्रेंड्स देखिए 97 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज़ ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आप लेवल अगर आप एसआई कभी भी अगर एसआई या बिहार एसआई या बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे तो आपको इस लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखा होगा, जरूर दिखा होगा। तो प्लीज़ आप एक बार विश्वास करके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोग को डेली अल्टरनेट में आपको एक एक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज़ आप इसे दीजिए, मैं आपको टोटल 12 टेस्ट लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे में आपका अभी एग्जाम का भी टाइम है तो कोविड-19 का जो अभी प्रॉब्लम है वो चल रहा है, तो प्लीज़ आप इसे घर में बैठ के आराम से इसे टेस्ट को दीजिए, क्योंकि इससे स्टे होम स्टे लिव्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर से जुड़िए और हाँ कमेंट करके आप स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ, और वीडियो को जैसा जो भी फ्रेंड्स ग्रुप जो भी है उसमें शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इससे अच्छा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा फ्री में फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका पेड कोर्स है, लेकिन पेड कोर्स मैं नहीं लूँगा, मैं ओनली आपको ये फ्री कोर्स में मैं फ्री टेस्ट दूंगा प्लीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे लीजिए और डेली नाइट 9 PM में आप इसे टेस्ट दीजिए पीसीएस मेकर टेलीग्राम से आप ज्वाइन होकर। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया, ये थे तो कौन थे। तो 97 का ए इज द राइट आंसर, प्रसिद्ध शायर गीतकार थे। तो राहत इंदौरी का जन्म याद रखिए 1 जनवरी 1950 इंदौर में हुआ था, और इनका मूल नाम क्या था। तो राहत कुरैशी था। याद रखिए इनका मूल नाम क्या था, पूछ देता है एग्जाम में। तो राहत कुरैशी इनका मूल नाम था, और ये प्रसिद्ध क्या थे, तो शायर भी थे और ये गीतकार भी थे, बहुत अच्छे शायर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। तो 98 का बी इज द राइट आंसर, वैशाली थी। तो कर्नाट वंश या सिमराव वंश या देव राजवंश का उदय जो हुआ था याद रखिएगा 1097 यानी कि 1097 ईस्वी में मिथिला में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया गया है, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तो 99 का ए इज द राइट आंसर, भारतीय सीमा की निगरानी सुनिश्चित करना। तो याद रखिएगा कि अगस्त 2020 में प्रोजेक्ट चीता लद्दाख में शुरू किया गया है, और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि भारत चीन सीमा पर निगरानी तंत्र का मजबूत करना और आवश्यकता पड़ने पर अटैक भी करना। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उनके देश द्वारा कोरोना की वैक्सीन बना ली गई है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस, जिसको स्पुतनिक जो देखिएगा तो 12 अगस्त 2020 का विश्व का पहला कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक को रजिस्टर कराने की घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया था, और यह पहला डोज अपनी बेटी को लगवाया था किन्होंने, स्पुतनिक का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए तो ये आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा है, और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स आपका टेस्ट नंबर 2 है। और मैं फिर कल मिलूंगा एक और नेक्स्ट टेस्ट के साथ। मिलते हैं कल फिर एक नए टेस्ट के साथ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।